या सैन्य कानून के तहत, आफ्सपा कानून के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, वो भी मणिपुर में संकट का कारण है। और इसीलिए मणिपुर इस समय सबसे अशांत राज्यों में से एक है। यहां पर छोटे बड़े जो 44 आतंकी संगठन कार्यरत हैं, उनमें से अधिकांश ने 2002 के बाद आपस में विलय भी कर लिया है। लेकिन विलय के बावजूद इस समय आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर में कार्यरत जो प्रभावी आतंकी संगठन है, उनमें पहला है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, जो 1964 में बना था। ये मैती रियासत के विलय का विरोध करता है और ये अलग राष्ट्र की मांग करता है। दूसरा संगठन पीपल लिबरेशन आर्मी है। पीपल लिबरेशन आर्मी ये 1970s में, 78 में एम विश्वेश्वर नेता का नाम बता रहा हूं मैं, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा आतंकी संगठन माना गया मणिपुर का, के नेतृत्व में चलता है। चाइना इसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के कारण सपोर्ट करता है और यही सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटनाओं को जन्म देता है। और बाद में इसी के झंडे तले मणिपुर के छोटे बड़े दल इकट्ठे होंगे। ठीक। तीसरा, यहां नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड वाली संस्था, उसका भी प्रभाव है, जो मणिपुर के क्षेत्रों को नागालिम में जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा यहां नागा यूनाइटेड काउंसिल या यूनाइटेड नागा काउंसिल नाम की भी संस्था है, हालांकि ये पॉलिटिकल आउटफिट है, मैं भी टेरर आउटफिट्स की बात बता रहा हूं। चौथे लेवल पर नागालैंड में कुकी नेशनल फ्रंट नाम का आतंकी संगठन काम करता है, जो कुकी लोगों के लिए कुकी लैंड की मांग कर रहा है। मतलब एक अलग राज्य चाहिए उसको मणिपुर में। इतना सा तो मणिपुर है, 4-6 राज्य चाहिए इनको, तो वो कुकी लैंड की मांग को लेकर संघर्षरत है। 1987 से ये संगठन काम कर रहा है, जिसका नाम है कुकी नेशनल फ्रंट। ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा कुकियों ने एक नया संगठन भी बनाया है, कुकी जालिम गांव। कुकी जालिम गांव जो है, ठीक है, ये कुकी तो राज्य मांग रहा है, कुकीलैंड राज्य है, ये कुकी बहुल क्षेत्रों को लेकर एक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। और इसके राष्ट्र के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्र शामिल होंगे। यानी ये असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, और इसके अलावा भी सुनिएगा ध्यान से, म्यांमार में सांगिंग, म्यांमार में सांगिंग, ठीक है, बांग्लादेश में भी इनको क्षेत्र चाहिए, चिटगांव पहाड़ी, इन सबको मिलाकर इनको कुकी राष्ट्र चाहिए। आप इनको देख सकते हैं। तो ये कुकी जालिम गांव, ये एक आतंकी संगठन है जो इस समय चर्चा में है। इसके अलावा कांगलोई, ठीक है, ये थोड़े अजीब नाम है पर आप याद रखिएगा, ठीक, कांगलोई, याओल, ठीक, और तीसरा शब्द यहां जोड़ता है कन्नालू। ये सब लोकल लैंग्वेज के वर्ड, ये एक संगठन है, कांगलोई, योल, कन्नालू। ये संगठन और मजेदार संगठन है। इस संगठन का लक्ष्य है कि हम मणिपुर में सामाजिक न्याय वाली, जैसे वो प्रणव नूसिया की बात की थी ना उल्फा में, सोशलिस्ट ऑफ असम, तो ये कहते हैं कि हम सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं। और मणिपुर में यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा, यदि मणिपुर में अत्याचार करेगा, यदि ये रॉबिनहुड बनते हैं, यदि मणिपुर की जनता के अधिकारों को लूटेगा, अपराध करेगा, ड्रग ट्रैफिकिंग करेगा, आर्म्स ट्रैफिकिंग करेगा, तो हम उसको सीधा कर देंगे, उनके खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे। तो ये कांगलोई, योवल, कन्नालुप नाम का जो ग्रुप है, ये भी मणिपुर में सक्रिय है। और इस तरीके से अलग अलग गुट अलग अलग जगहों पर मणिपुर में अशांति फैला रहे हैं। लेकिन मूल समस्या अभी भी कुकी, नागा और मैती के चारों तरफ ही घूमती है। यहां पर नागा और कुकी के अधिकार मैतियों के लिए संकट है, पहली बात। दूसरा, नागा कुकी एक ही क्षेत्र को अपने राज्य में बनाना चाहते हैं, ये दूसरा संकट है। और तीसरा संकट ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि नागा और कुकी ये चाहते हैं कि अलग राज्य बन जाए, लेकिन मैती समुदाय का कहना है कि मणिपुर का विभाजन हमारी लाश पर से होगा। वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि यदि अलग राज्य का निर्माण होता है तो मैती मेजॉरिटी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और इसलिए भी मणिपुर का संकट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गहराता जा रहा है। तो मणिपुर के संकट से जुड़ी जो दो बातें हैं उन पर अलग से चर्चा हो सकती है। एक है इनर लाइन परमिट का मुद्दा। मैंने सरल भाषा में बताया आपको कि यदि इनर लाइन परमिट की बात होगी तो आप बता दीजिएगा कि इनर लाइन परमिट एक आंतरिक यात्रा दस्तावेज के तौर पर है, ये एक इनलैंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर है, ठीक, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया था। आजादी के बाद भी हमने इनर लाइन परमिट को जारी रखा है और इनर लाइन परमिट अब 4 जगहों पर आपको दिखाई देता है। पहले इनर लाइन परमिट जो दिखाई देता था वो दिखाई देता था अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा नागालैंड में और तीसरा मिजोरम में। 2018 में
मणिपुर ने भी इनर लाइन परमिट का बिल पास कर लिया है, या मणिपुर में भी इनर लाइन परमिट की क्या मिल गई है, अनुमति मिल गई है। तो मणिपुर चौथा स्टेट बना। हालांकि जब मणिपुर ने इनर लाइन परमिट का बिल पारित किया, जिसके तहत उन्होंने कानून पारित किया था, तो इसका विरोध पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया, क्योंकि उनको लगा अब इनको भी हमारे बराबर अधिकार मिल जाएंगे। तो हुआ ये कि मणिपुर का मैदान मांग रहा था, वैली मांग रही थी इनर लाइन परमिट, लेकिन जो पर्वतीय भाग थे वो इनर लाइन परमिट के विरोध में थे, और लगभग 1.5 साल तक ये बिल पेंडिंग रहा इस राष्ट्रपति के पास। लेकिन अंततः राष्ट्रपति ने इस बिल को अनुमति दे दी है, और मणिपुर अब हमारा दिसंबर 2019 में अनुमति मिली है, और मणिपुर चौथा राज्य बना है जिसके पास इनर लाइन परमिट का अधिकार है। जैसा मैंने कहा कि इनर लाइन परमिट 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत लाया गया एक कानून था, जिसका उद्देश्य था कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखा जा सके। लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का षड्यंत्र था। उनको ये लगता था कि भारत की मुख्य धारा के लोग कहीं आकर यहाँ के ऑयल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हाइड्रो पावर रिसोर्सेज, इनको प्रोटेक्ट ना कर लें, तो यहाँ पर कोई भी गतिविधि हो तो हमारी परमिशन से हो, हमारी जानकारी से हो, इसलिए यहाँ अंदर जाने से पहले हमसे अनुमति होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट पारित किया था। यही एक्ट आजादी के बाद इनर लाइन परमिट में बदल जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इनर लाइन परमिट अभी 4 राज्यों में दिखाई देता है, ठीक है। इनर लाइन परमिट से अलग एक डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, संरक्षित क्षेत्र परमिट। जैसे आप भारत के कई जगहों पर यदि घूमने जाते हैं तो वहां पर तो इनर लाइन परमिट का छोटा भाई है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। आप लद्दाख घूमने जाओगे, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में जाओगे, उत्तराखंड के कुछ एरियाज में जाओगे, जम्मू कश्मीर में यदि आप जाओगे, ठीक है, उसके अलावा आपके राजस्थान में, सिक्किम में, तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट, वीजा तो नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। वो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक और बात, इनर लाइन परमिट इंडियंस के लिए होता है, यानी भारतीय प्रवासी पर्यटक जब कहीं जाएंगे तो इनर लाइन परमिट है, लेकिन फॉरेनर्स जब जाते हैं उनके लिए जो जारी होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो हमने अलग अलग जगहों के लिए बताया। तो अलग अलग जगहों के लिए तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉरेनर्स के लिए है, इनर लाइन परमिट इंडियंस के लिए है। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है वो राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जो आपके सिक्किम में फॉरेनर्स जाते हैं उनके लिए है, जबकि इनर लाइन परमिट हमारे 4 राज्यों के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, या 4 राज्यों के अंतर्गत ही पाया जाता है। ठीक, हाल के दिनों में ये कहा गया है कि यदि जो इनर लाइन परमिट है और यदि वहां पर सीए लागू किया जाता है तो इसको लेकर एक विरोधाभास की स्थिति बनेगी, यानी सीए के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वैसे भी हमारी सरकार ने इन क्षेत्रों को सीए के एम्बिट से या परव्यू से बाहर कर दिया है, तो संकट की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मणिपुर के अंतर्गत इनर लाइन परमिट का मामला एक प्रश्न बन सकता है, और मणिपुर के अंतर्गत ही एफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि मणिपुर में एफ्स्पा है, अभी जिन जगहों से एफ्स्पा हटाया गया है, तो 2015 में त्रिपुरा से हटाया था मोदी जी ने, और उसके बाद इसको हटाया गया था आपके अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से, और मेघालय से हटाया गया है। तो अब हम चर्चा ये कर सकते हैं कि एफ्स्पा क्या है। उसके पहले हमको उन 2 स्टेट्स पर बात करनी पड़ेगी जो अब इसके बाद रह जाएंगी। हमने बेसिकली जिन राज्यों पर बात की है वो है असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो अब त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों पर चर्चा करेंगे। तो यदि हम नॉर्थ ईस्ट असंतोष की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 2 हिस्सों में बांटकर रख सकते हैं आप, एक शांत और एक अशांत। गंभीर रूप से अशांत में जिन 4 पर हमने बात की उन्हीं की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। इसमें असम है, इसमें नागालैंड है, इसमें मिजोरम है और इसमें मणिपुर है। लेकिन 3 राज्यों को अपेक्षाकृत शांत में रखा जाता है। एक का नाम है मेघालय, दूसरे का नाम है त्रिपुरा और तीसरे का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मेरी बात को साबित करने के लिए मैं प्रमाण दूंगा कि यही कारण है इन 3 राज्यों में आफ्स्पा हटाया भी गया, लेकिन बाकी राज्यों में आफ्स्पा दिखाई देता है। तो नाउ वन बाय वन विल डिस्कस दीज स्टेट। लेट अस फर्स्ट डिस्कस स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक, मेघालय के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 371B के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि गारो, खासी और जयंतिया क्षेत्र को अलग करके मेघालय स्टेट बनेगा। तो मेघालय स्टेट का निर्माण ही जो किया गया था 1972 में, ये निर्माण किया गया था संविधान के आर्टिकल या संविधान के अनुच्छेद 371B के तहत। ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे राज्यपाल के विशेष अधिकारों की भी बात की जाती है। तो मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। ठीक, ये एक पर्वतीय राज्य है, ये एक जनजातीय राज्य है, और किस्मत से पर्वत और जनजाति अलग से याद नहीं करनी पड़ती। गारो, खासी और जयंतिया ये पर्वतीय और क्या कहेंगे हम, आदिवासी राज्य के तौर पर यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको
यहां पर मेघालय में डायरेक्टली इंसर्जेंसी की यदि हम बात करें तो फिर वही है कि मेघालय में संकट का प्रमुख कारण है जनजातियों का आपसी असंतोष। गारो, खासी और जयंतिया अपनी ट्राइबल एग्जिस्टेंस के साथ साथ एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश से भी क्या है, चिंतित हैं। तो मेघालय में संकट का पहला कारण तो यही है कि गारो और खासी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के लिए अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट्स की ये क्या करते हैं, मांग करते हैं। इन्होंने अलग अलग राज्यों की डिमांड की है। 1992 में हिल नेशनल काउंसिल, ये संगठन का नाम याद रखिएगा, हिल नेशनल काउंसिल, ये खासी लैंड के निर्माण के लिए बना। और उसके बाद 2009 में गारो लिबरेशन आर्मी, ये गारो लैंड की मांग कर रही है। यानी दो राज्य यहां आंतरिक तौर पर मांगे जा रहे हैं, हालांकि ये बहुत सक्रिय गुटों में नहीं जाने जाते। मेरा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट के संकट में मूल कारण आदिवासी संस्कृति के अलावा यह है कि मेघालय जो है वो एक ट्रांजिट रूट है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां बसना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन बांग्लादेश के रास्ते जो भी अनैतिक गतिविधियां असम तक होती हैं या भारत के आंतरिक भागों में होती हैं, वो जाति कहां से है, मेघालय से। तो मेघालय वो क्षेत्र है जहां से तस्करी के लिए, अवैध शरणार्थियों को लाने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, गाय की तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी के लिए, मानव की तस्करी के लिए, अवैध लोगों की तस्करी के लिए हब्स बन गए हैं। और इसलिए मेघालय की सुरक्षा जो है वो है खतरे में। इसके अलावा यहाँ व्यापार रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ दूसरे क्षेत्रों के लोग भी आकर बसे हैं। आज से शायद 1 या 1.5 साल पहले यहाँ पर सिख लोगों पर हमले बहुत एक गंभीर कारण बने थे। मतलब यहाँ आंतरिक बनाम बाहरी का संघर्ष भी मेघालय में चिंता का एक कारण बनकर उभर रहा है। ठीक, इस समय मेघालय में अचिक नेशनल वॉलेंटरी काउंसिल, एक संगठन का नाम बता रहा हूं मैं, अचिक नेशनल वॉलेंटरी काउंसिल, ANVC नाम का एक संगठन है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2014 में शांति समझौता किया है। अचिक नेशनल वॉलेंटरी काउंसिल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेघालय गवर्नमेंट और इस संगठन के बीच शांति समझौता हुआ है। और मेघालय काइंड ऑफ पीसफुल स्टेट है, छोटे मोटे झंझावतों को छोड़कर। और हाल ही में भारत सरकार ने मेघालय से, संपूर्ण मेघालय से अफ्स्पा हटाने का भी निर्णय लिया है। तो ये कहानी मेघालय की हुई। मेघालय के बाद हम अगले राज्य पर चर्चा करें जिसका नाम हो त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा के बारे में ये याद रखिएगा कि त्रिपुरा त्रिपुरी रियासत, ठीक है, त्रिपुरी रियासत का विलय जब भारत में किया गया तो त्रिपुरा के लोग इससे खुश नहीं थे। इसके अलावा त्रिपुरा की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिर जाता है और इसलिए जो अवैध तस्करी है, शरणार्थी हैं, गौ तस्करी है, इस संकट से त्रिपुरा सबसे ज्यादा प्रभावित है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि त्रिपुरा में ही सबसे ज्यादा शरणार्थियों को बसाया गया है, चाहे चकमा शरणार्थियों का मुद्दा हो, चाहे ब्रू शरणार्थियों का मुद्दा हो, ये सब त्रिपुरा के अंतर्गत संकट है। त्रिपुरा का एक संकट यह भी है कि त्रिपुरा में गैर त्रिपुरी भाषियों का, यानी बंगाली लोगों का प्रवेश और प्रभुत्व ये बहुत दिखाई देता है। और बंगालियों के एक्सेप्टेंस को लेकर त्रिपुरा में एक विरोध दिखता है और इसलिए भी त्रिपुरा में संकट की स्थितियां हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चर्चा करना चाहें तो त्रिपुरा में अभी कम्युनल एंगल भी बहुत गंभीर हो गया है। ये बेसिकली पॉलिटिकल लड़ाई थी, जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई थी। इस लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई को, लेफ्ट को प्रो मुस्लिम और राइट को एंटी मुस्लिम के तौर पर प्रोजेक्ट करके त्रिपुरा में कम्युनल एंगल बना। पिछले चुनाव में त्रिपुरा में सांप्रदायिकता की स्थितियां भी गंभीर तौर पर दिखाई दी है। तो ये सब त्रिपुरा के भविष्य के संकट हो सकते हैं जिन पर बात की जा सकती है। रही बात त्रिपुरा के, तो यहां पर ये हिंसा दिखाई देगी। त्रिपुरा के टेरर आउटफिट्स की, तो त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये 2 संस्थाएं हैं जो मूल रूप से लड़ाई लड़ती हैं और इनकी लड़ाई के केंद्र में है बाहरियों को भगाना। ये बंगालियों पर भी हमला करते हैं, बांग्लादेशियों पर भी हमला करते हैं। ये गैर त्रिपुरी भाषा, बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, बंगाली भाषी लोगों का विरोध करने। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स तो अपने वायलेंट एक्शंस के लिए जानी जाती है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है ये 1997 में बनी थी और 2005 से 2013 के बीच इन्होंने, या 15 के बीच इन्होंने गंभीर, लगभग 300 प्लस हमले इनके माध्यम से देखे जाते हैं। 300 से ज्यादा इन्होंने हमले किए। इन हमलों को देखते हुए भारत सरकार इनसे समझौता करने के लिए आगे बढ़ी और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अंतर्गत, ठीक है, SD साबिर कुमार देववर्मा, साबिर कुमार देववर्मा ये नेता है। इनके साथ 2019 में, अगस्त 2019 में
भारत सरकार ने समझौता किया है। अब आप देखिए मोदी जी इतने एक्टिवली क्यों कह रहे हैं कि मैं त्रिपुरा पीस प्रोसेस का मसीहा हूं, क्योंकि उन्होंने 2014 से लगातार इस पर वो की है। हमने अचिक वाला 2014 का देखा था, 2015 में उन्होंने कोशिश की किसके साथ, नागा अकॉर्ड के साथ, फिर हाल ही में उन्होंने ब्रू प्रत्यार्पण रोड मैप को कंप्लीट किया है, उन्होंने त्रिपुरा में एनएलएफटी के साथ समझौता किया है। तो ये सारी चीजें त्रिपुरा की पीस प्रोसेस में जानी जाएंगी। हालांकि त्रिपुरा की बात करते हुए मैं एक व्यक्ति का नाम जरूर उल्लेखित करना चाहूंगा, जिनका नाम है माणिक वर्मा या माणिक सरकार। माणिक सरकार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1990s से लेकर 2015 तक त्रिपुरा में गुड गवर्नेंस का ऐसा मॉडल दिया कि इतनी अशांति की स्थितियां होते हुए भी त्रिपुरा शांत बना रहा। तो माणिक सरकार मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सैनिटी एंड गुड गवर्नेंस, मेजो मॉडल एक मैंने बताया था, माणिक सरकार मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सैनिटी। पॉलिटिकल सैनिटी मतलब एक मुख्यमंत्री है जो वास्तव में हवाई चप्पल पहनता है, वो वास्तव में अपनी बीवी के सरकारी स्कूल वाले घर में रहता है, जो पैदल या रिक्शे पर अपने ऑफिस चला जाता है, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के आइडिया को अपनाता है, जो लेफ्टिस्ट होते हुए भी कट्टरपंथी नहीं उदार है, जो जनता के लिए एक्सेसिबल है। तो माणिक सरकार के बारे में कुछ जगहों पर कहा गया है, पर जो ड्यू वैल्यू भारत के कई नेताओं को मिलनी चाहिए तो नहीं मिली है, उन्हीं में से एक माणिक सरकार है। तो माणिक सरकार मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस भी त्रिपुरा की पीस प्रोसेस का एक कारण देखा जाना चाहिए। अब आखिरी राज्य जो आपका यहां बच जाता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश भी हमने कहा है पीसफुल स्टेट के तौर पर ही जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले 1947 में नेफा के तौर पर रखा गया, 1972 में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, नेफा यूनियन टेरिटरी, और 1987 में वो भारत का 25वां राज्य आई थिंक बनेगा, और 25th स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश एक राज्य के तौर पर सामने आता है, और तभी इसका नाम अरुणाचल प्रदेश भी बनता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में शांति के पीछे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की यदि हम स्थिति को देखें तो बहुत आकर्षक स्थिति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर म्यांमार का संकट है, यहाँ पर तिब्बत का संकट है, यहाँ पर भूटान का संकट है, और यहाँ से असम, ये स्थितियां बनती हैं। ठीक, तो ये काफी लॉक्ड स्टेट है जहां पर अशांति। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक तरफ तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है, दूसरी बात ये यूटीज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहता है, सेना का प्रभाव यहां ठीक ठाक है। तीसरी बात, चीनी एग्रेशन के बाद हमारी यहां पर निगरानी बहुत प्रभावी है, प्रबल है, क्योंकि हमारी ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण मामला है। और इन्हीं सब कारणों से यहां पर हम चूंकि एक्सटर्नल, मुझसे कोई एक लाइन में कहे तो मैं कहूंगा हम अरुणाचल प्रदेश में एक्सटर्नल फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में हम इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब हम सीमाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आंतरिक सुरक्षा वाला मामला हमारे पास नहीं होना चाहिए, और इसी आधार पर अरुणाचल प्रदेश को मोर और लेस शांत बनाकर रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कई ऐसे कारण आ रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को भी वोलेटाइल बना रहे हैं। पहला कारण अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का है। ये भारत का एक मजेदार राज्य बना जहां राज्यपाल ने अपने अधिकारों का भरपूर दुरुपयोग करते हुए चुनी हुई सरकार को न सिर्फ गिरवाया बल्कि विधानसभा की बजाय स्कूल में विधानसभा लगवा दी, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी खानी पड़ी। अब ये दुरुपयोग इस समय एक्स दल ने किया, इसके पहले वाई दल करता था, तो बदला कुछ नहीं है। सरकार का चेहरा बदलता है, चरित्र कहां बदलता है। दूसरी बात, ऐसा राज्य जो सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, वहां सत्ता के लिए पॉलिटिकल खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सब बड़े गंभीर तौर पर चले, तो ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी बात ये देखी गई है कि अरुणाचल प्रदेश में शरणार्थियों का दबाव बहुत बढ़ रहा है। पश्चिम से भूटानी शरणार्थी आ जा रहे हैं, पूरब से म्यांमार से शरणार्थी आ जा रहे हैं, जनसंख्या कम है। उत्तर के रास्ते तिब्बती शरणार्थी आ जाते हैं, दक्षिण से असम से बोडो शरणार्थी आ जाते हैं। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से परेशान है, और बीच में यहाँ चकमा हाजोंग ट्राइब्स को भी बसाया गया है। तो बढ़ते जनसंख्या दबाव को देखकर अरुणाचल की मूल ट्राइब्स बहुत खतरे में हैं। अब से कुछ वर्ष पूर्व अरुणाचल प्रदेश में भी ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन हुआ, लेकिन आसू ने अभी हथियार नहीं उठाए। उन्होंने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है कि आप हमारे यहाँ बदलती डेमोग्राफी पर कुछ करिए, वरना हमें उग्र संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश की शरणार्थी चिंता एक बड़ी चिंता के रूप में उभर रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा चीनी एंगल हमेशा खतरनाक बना रहता है। आपको जानकारी होगी कि जब जब हमारे प्रधानमंत्री, वित्त गृह मंत्री, रेल मंत्री अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं तो चीन इसका कठोर विरोध करता है, और भारत सरकार की ये प्राथमिकता में है कि वो अरुणाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं की बाढ़ ला दे। ये भारत की प्राथमिकता क्षेत्र में से अरुणाचल प्रदेश को लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में कौन कौन से विकास कार्य हुए, उन पे मैं अलग से एक आपको लिस्ट बता सकता हूं कि ये कार्य अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए हुए हैं, वो हम सरकारी प्रयासों के अंतर्गत बात करेंगे। तो आप इस एंगल को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक और संकट है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले हैं, तिरप, चांगलिंग और लोंगदोंग। तिरप, चांगलिंग, लोंगदोंग, इन जिलों को ग्रेटर नागालैंड में मिलाने की बात हो रही है।
यानी नागा संघर्ष भी यहां पर एक समस्या के तौर पर है। इसके दक्षिणी जिले हैं लोहित और दिपोंग। मैं फिर से कह रहा हूं, दक्षिणी जिले हैं लोहित और दिपोंग। यहां पर नक्सलवादी प्रभाव यहां पर बढ़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां नक्सलवादी संकट गंभीरता से गहरा रहा है। तो ये कई कारण हैं। मैंने कहा कि राजनीतिक उठापटक कारण बना, मैंने कहा कि यहां पर चीनी विरोध एक कारण हमेशा से बनता है, यहाँ शरणार्थियों का आगमन एक कारण बना, यहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक कारण बना, यहाँ नागा विद्रोह की परिस्थितियां एक कारण बनी है। और इन सब कारणों से अरुणाचल प्रदेश भी भविष्य में अशांत राज्य के रूप में बदल सकता है। इसलिए सरकार को यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आंतरिक नहीं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य। तो जो 3 शांत राज्य हमने देखे, हमने शांत कहने का कारण ये बताया कि इन 3 शांत राज्यों में, इन राज्यों में हमने आफ्सपा को हटाया है। तो यहां पर एक टॉपिक बनता है कि आफ्सपा क्या है, आफ्सपा के पॉजिटिव क्या है, आफ्सपा के नेगेटिव क्या है, या आफ्सपा को हाल ही में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से क्यों हटाया गया है। तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक कॉल्ड आफ्सपा फॉर सम टाइम। आफ्सपा का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये एक एक्ट है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में सेना को विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां प्रदान करता है, गिविंग स्पेशल पावर्स टू द मिलिट्री इन डिस्टर्ब्ड एरिया। अब डिस्टर्ब्ड एरिया की अपनी परिभाषा हो सकती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, वहां पब्लिक ऑर्डर की चिंता है, वहां कम्युनलिज्म है, वहां सेपरेटिज्म है, वहां, ठीक है ना, टेररिज्म है। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो ये कानून है, ये कानून सेना को विशेष शक्तियां प्रदान करता है, ठीक। इसे लागू करने का जो अधिकार है, वो अधिकार किसी राज्य के गवर्नर को है केंद्र सरकार के साथ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आफ्सपा को लागू कौन करता है, तो आप कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी सहायता से? राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, की मदद से आफ्सपा को लागू करता है। इस आफ्सपा के अंतर्गत प्रावधान ये हैं या प्रोविजंस ये हैं कि ये सेना को यह अधिकार देता है कि वह बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको हम बोलते हैं, या निवारक निरोध। तो बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार, अरेस्ट का अधिकार, ठीक है। 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, वकील की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, आपके घर, आपकी गाड़ी को जब चाहे तब सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा 5 लोगों से ज्यादा प्लस यदि इकट्ठे हैं, इस पर रोक लगाई जा सकती है। 5 लोगों से ज्यादा, उन पर रोक लगाई जा सकती है। ये सारे अधिकार इस कानून के तहत सेना को प्राप्त होते हैं। आपके हथियार रखने के अधिकार को रोका जा सकता है। तो एक तरीके से देखें तो जो आफ्सपा कानून है वो हमारे संविधान के कई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें आर्टिकल 19 का आर्ट ऑफ क्या कहेंगे आप, राइट टू गैदर है, जमा होने का अधिकार। आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। और सबसे मेन आर्टिकल 22, जहां आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है या आपको वकीली सहायता से महरूम किया जा सकता है, ठीक है। गोली चलाने का अधिकार होता है, तो जीवन के अधिकार को छीन लेना, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो आफ्सपा की अलग अलग धाराएं हैं जिसके अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों को छीना गया है। आफ्सपा के आप सेक्शन अलग अलग यदि देखें तो सेक्शन 4A के तहत गोली चलाने का अधिकार है, जो 21 का उल्लंघन है। 4B के अंतर्गत सर्च का अधिकार है, जो डिग्निफाइड लाइफ के अधिकार को किसी ना किसी तरीके से रोकता है। सेक्शन 121 के अंतर्गत आर्टिकल 19 यानी आपकी पीसफुल गैदरिंग को रोकने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। इसके अलावा आफ्सपा जो है वो हमारे मानव अधिकारों का संकट भी है, यानी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो या यूनाइटेड नेशन के वो समझौते हो जो मानव अधिकार या डिग्निफाइड लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ नजर आता है। और इन्हीं आधारों पर इस कानून का विरोध किया जाता है। अब देखिए, विरोध का मूल तर्क यह है कि इन शक्तियों की आड़ में मिसयूज किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, युवाओं को फंसाया जा रहा है। यानी ये कहा जाता है कि सेना इसका दुरुपयोग करती है, दुरुपयोग करके मानव अधिकारों का हनन करती है, जनता को परेशान करती है, महिलाओं का उत्पीड़न करती है, युवाओं को गलत कारणों से गिरफ्तार करके उनका भविष्य खत्म कर देती है। और इसीलिए इस कानून, और सबसे बड़ी चीज, ये कानून अनैतिक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो ऐसे किसी कानून की अनुमति कैसे दी जा सकती है? हालांकि यदि आपको जानकारी हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, और आर्टिकल 13(2) के तहत यदि वो चाहे तो ह्यूमन राइट्स को के वायलेशन को रोककर 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। लेकिन वहीं आर्टिकल 33 में और 34 में
ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को कुछ जगह वायलेट होने से भी रोका नहीं जाएगा। और वहीं पर ये लिखा है कि जहां सैन्य कानून 34 में लिखा हुआ है कि जिन जगहों पर सैन्य कानून लागू होगा वहां फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू नहीं होगा। और इस तरीके से सैन्य कानून के दुरुपयोग का विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध का प्रतीक, जैसे हमने कहा, इरोम शर्मिला को माना जाता है, जिसने 16 वर्षों तक भूख हड़ताल की और फिर वो पॉलिटिकल वॉर में गई। और विडंबना देखिए, इतना बड़ा चेहरा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाया। ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का लेवल क्या है, या इरोम शर्मिला वास्तव में मणिपुर के लोगों की प्रतिनिधि थी भी या नहीं। हालांकि माना जाता है कि यदि आपको जनता का दिल जीतना है तो उन्हें सेना के कानून से, कठोर कानूनों से बाहर लाना होगा। और इसलिए भारत सरकार ने 2015 में त्रिपुरा में और फिर उसके बाद 2018 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों से इस कानून को अलग किया है। लेकिन आपको निष्कर्ष में यही कहना है कि जब तक देश में अशांति होगी, असंतोष होगा, तब तक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, चाहे निवारक निरोध कानून हो, आर्टिकल 22 से जुड़े प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, चाहे आफ्स्पा कानून हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट हो, ये सारे कानूनों को बनाए रखना जरूरी होगा। इस आफ्स्पा का एक छोटा भाई भी है और उस कानून का नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। और डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट मिनी आफ्स्पा भी कहलाता है। ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां अचानक से असंतोष या अशांति की स्थिति है। तो अंतर यह है कि आफ्स्पा सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के साथ मिलकर लगाती है, लेकिन डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है, या डिस्टर्ब्ड एरिया जो डिक्लेयर करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके रखा गया है, या अभी कुछ समय पहले गुजरात में सूरत वडोदरा में जो आंतरिक अशांति हुई थी, तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया गया था। तो स्थानीय असंतोष की स्थिति में इसको लागू किया जाता है। रही आफ्स्पा की बात, तो आफ्स्पा सबसे पहले, आपको यदि इसके इतिहास पर जाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आफ्स्पा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से अलग है। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का ब्रिटिशकालीन उदाहरण रोलेट एक्ट था, और उसके बाद फिर 1950 में निवारक निरोध कानून, 70 में मीसा और कोफेपोसा, 80 में टाडा, 90 में पोटा, और अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया है। जहां तक इसकी बात है, आफ्स्पा की बात है, तो आफ्स्पा जैसा कानून पहली बार लाने का श्रेय लिनलिथगो को दिया जाता है। लिनलिथगो ने अगस्त क्रांति जिसको बोलते हैं, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, और 9 से 12 अगस्त के बीच देश भर में हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, पब्लिक असेट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो पहली बार आफ्स्पा कानून 9 अगस्त को लिनलिथगो ने लगाया था, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी, ठीक है ना, अव्यवस्था को देखते हुए। आजादी के बाद हमने इस कानून को इसलिए जारी रखा ताकि जहां पर भी असंतोष है, विद्रोह है, वहां सेना को आसानी हो काम करने में। तो सबसे पहले हमने नागालैंड में लगाया 1958 में, नागालैंड के अंतर्गत, ठीक है। नागालैंड में इसके पहले 1955 में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी लगा था। उसके बाद हमने पंजाब में लगाया था 1983 में, जम्मू कश्मीर में लगाया था जब 90s के बाद वहां अराजकता फैलेगी 1990 में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में समय समय पर इसे लगाया जाता रहा था। हाल ही में जैसे हमने कहा कि इसे नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों से हटा लिया गया है। तो यह है आफ्स्पा या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो उत्तर पूर्व पर चर्चा के आखिरी हिस्से में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में शांति बहाली के लिए, उत्तर पूर्व में विकास के लिए, उत्तर पूर्व का दिल जीतने के लिए, उसे भारत से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए हैं। पिछले 6 वर्षों में वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में गतिमान प्रयास किए गए हैं, इसलिए ये प्रश्नों का एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया बन सकता है। इसी दौरान नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई है उसका एक अलग से फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा, जो अलग जगहों पर भी काम आ सकता है कि उत्तर पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड है, रेल है, एयरपोर्ट है, या फिर बाकी औद्योगिक विकास है, इसके लिए क्या क्या काम किए गए। तो यदि हम उत्तर पूर्व की अशांति के समाधान पर चर्चा करें, ठीक है, तो रणनीति फिर वही हो सकती है। संवैधानिक रणनीति होगी, वैधानिक रणनीति होगी, राजनीतिक रणनीति होगी, प्रशासनिक रणनीति होगी, सुरक्षात्मक रणनीति होगी। तो हम अलग अलग हिस्सों पर चर्चा करके देखते हैं कि वो क्या है। यदि संवैधानिक रणनीति की बात की जाए तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो विशेष दर्जा दिया गया है, और जिसके माध्यम से वहां पर ट्राइबल काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स या रीजन्स बनाए जा सकते हैं, इनके माध्यम से आप देखते हैं कि वहां पर शांति बहाली की कोशिश की गई है, या वहां की क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्वर दिया गया है। दूसरे हिस्से में आपका आर्टिकल 371 के अंतर्गत दी गई रियायतें आती हैं। पिछले कुछ महीनों में 371 पर चर्चा बहुत मुखर रूप से उभरी। हुआ ये कि नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि 370 और 35A के बाद अब अगला नंबर 371 का है, और इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक साथ आना चाहिए और 371 यानी अपने विशेष दर्जे की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ललथनवाला मुख्यमंत्री का नाम है, ठीक, मिजोरम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद नेशनल मीडिया में ये बात इतनी मुखर रूप से उठी कि हमारे गृह मंत्री को स्वयं संसद में जवाब देना पड़ा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है
कि वो 371 को टच करेगी। 371 से जुड़ी नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग हैं। जम्मू कश्मीर का जो विरोध है वो एंटी नेशनल है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में सांस्कृतिक रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो कारण थे उनके कारण देश के अखंडता पर प्रहार हो रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इससे भारत से जुड़ने में मदद होती है, नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय आकांक्षाएं पूरी होती हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि 371 को छूने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो ये देखा जाए, ये अलग से प्रश्न आ सकता है कि आर्टिकल 371 उत्तर पूर्व की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करता है। तो 371 एक बड़ा आर्टिकल है। 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों और उनके क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया है, और विशेष दर्जे के अलावा वहां राज्यपालों को विशेष अधिकार भी दिए गए। तो 371 स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल राइट्स देता है गवर्नर को। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 371 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल राज्य विधानसभा की राय से बाध्य नहीं है, यानी उसकी स्वविवेकी शक्ति है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिएशन पास में है। यानी 371 का यूज करके केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से इच्छा अनुरूप काम कर सकती है, यदि राज्य विधानसभा की इच्छा ना भी हो। तो 371 के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों के बारे में बात है। तो 371 बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले 371 है, फिर 371 ए से लेकर जे तक प्रावधान किए गए हैं। मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार शक्तियां प्रदान करता है। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ रीजन इसके अंतर्गत आता है, जहां राष्ट्रपति विकास बोर्डों का निर्माण कर सकता है या विकास बोर्डों की स्थापना कर सकता है। ठीक। बाद में हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र भी 371 से जोड़ा गया, आगलैंड क्षेत्र करके है, लेकिन बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा है। 371 ए जो है ये नागालैंड में लैंड राइट्स प्रदान करता है वहां की विधानसभा को, यानी वहां जमीन खरीदने का अधिकार बाहर के लोगों को नहीं होगा। प्लस वहां पर्सनल लॉ, नागा जनजाति पर सोशियो इकोनॉमिक मामलों में, सामाजिक धार्मिक मामलों में निजी कानून लागू होगा, वहां भारत का कानून लागू नहीं होगा, ये बात है। इसके अलावा नागालैंड में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था भी इसी आर्टिकल से जुड़ती है। 371 बी, जैसा मैंने बताया, मेघालय का निर्माण असम से अलग होकर 371 बी के अंतर्गत किया गया है। 371 सी में मणिपुर के अंतर्गत विकास की बात की गई है। यहां के राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए काम करे। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से कहकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड बना सकता है। ये 371 सी में है। 371 डी और ई आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ था, यहां से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ये आंध्र प्रदेश के लोकलाइट्स को एजुकेशन में, जॉब्स में प्रायोरिटी देने की बात करता है। यानी आंध्र प्रदेश के कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहां नौकरियों में सरकार आरक्षण कर सकती है लोकल लोगों के लिए। 371 एफ सिक्किम के बारे में है, और सिक्किम के बारे में यह अधिकार सिक्किम में जाकर रहने, भूमि खरीदने से परे जाकर यहां तक है कि सिक्किम के लैंड राइट्स के मामले में वहां की विधानसभा के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की संसद भी बदल नहीं सकती है। यानी पावरफुल लैंड राइट सिक्किम को दिए गए हैं 371 एफ के तहत। 371 जी, ठीक है, एफ के बाद जी आता है, ठीक है। ये इसको काटना पड़ेगा। 371 जी मिजोरम क्षेत्र में लैंड एक्विजिशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके लिए बाहरी अधिकारों को नियंत्रित करता है, स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जी के बाद एच जो है, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में मुख्यमंत्री को